अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिविल जज एस्पिरेंट्स के लिए। आज का हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। आज से हम जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पढ़ेंगे रेगुलर बेसिस पे 50 to 100 सेक्शंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट जो है वो है 10 to 15 डेज़ के अंदर कंप्लीट CRPC को जो है गो थ्रू करना। रेगुलर बेसिस पे हम जो है इसके मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करते रहेंगे, साथ ही साथ हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी देखेंगे। और अभी मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या करूँगा कि आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस जो हैं CRPC के वो काउंट करवा रहा हूँ, वो आपको नोट डाउन करवा रहा हूँ। उसके बाद फिर हम अभी जो है डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले आप नोट डाउन करें कि इसके अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं स्क्रीनिंग, रिटर्न या इंटरव्यू के लिए, कि जिनको आपने एटलीस्ट 4 से 6 बार रिवाइज़ करना ही करना है। कंप्लीट CRPC को 2 बार पढ़ना है। सेक्शन 4 नोट करें। उसके बाद सेक्शन जो है हमारे पास 22 से लेकर 25, फिर 32, फिर आ जाता है सेक्शन 54, 55, फिर सेक्शन 62, 63 बड़ा इंपॉर्टेंट है, 68, 75 और 87। 87 के बाद सेक्शन 100, फिर 106, 107, 110, 144 और 145, 147 और चैप्टर 14 कंप्लीट। उसके बाद 177, 178, 179, 190 से लेकर 194 तक, 200 से लेकर 203C तक और 205, 223, 227 चार्ज से रिलेटेड है, 232, 237, 239, 243 सेक्शन, बल्कि 241 ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट कंप्लीट चैप्टर नंबर 20 और समरी ट्रायल का पूरा चैप्टर, और चैप्टर 22A ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन कंप्लीट चैप्टर, 337, 338, फिर 353, 363, 364, 366 जजमेंट के बारे में। ठीक है, फिर आ जाते हैं 401 से लेकर 403 तक और अपील का कंप्लीट चैप्टर है। फिर 435, 439A, फिर ट्रायल बाय लुनेटिक के अंदर आ जाएं तो 464, 465, 467, फिर 476, 491, 492, 493, 494, 503, 505, 506 और बेल का कंप्लीट चैप्टर है। फिर आ जाता है 508, 511, 512, 516, 516A, 520 और 529, 530। फिर उसके बाद 540A, 544A और 561A इनहेरिटेंस पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट। ये वो सेक्शंस हैं जो सेक्शंस आपको 5 से 6 बार रटने हैं। आपको ईच एंड एवरी सेक्शन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, ईच एंड एवरी सेक्शन के अंदर जो बात लिखी गई है डायरेक्ट वाइज आपको वर्ड बाय वर्ड याद हो। बाकी तो पूरा का पूरा CRPC आपने 2 बार पढ़ना ही पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिविल जज की प्रिपरेशन के लिए मैं एक चीज़ आपको बता दूं, वो स्टूडेंट्स के जो अपने नाम के नीचे सिविल जज कम मजिस्ट्रेट देखना चाहते हैं उनके लिए एक एक मिनट कीमती है। वो ये ना देखें कि 2 मंथ की प्रिपरेशन है, 4 मंथ की प्रिपरेशन है, अब हमसे नहीं होगी, अब हम क्या करें। अभी का टाइम सिर्फ रिवीजन का है। अभी हमारी प्रिपरेशन जो है सिर्फ वही स्टूडेंट प्रिपेयर कर सकता है क्रैश कोर्स के अंदर कि जो स्टूडेंट वाकई में लॉ को पढ़ कर आया हो, जिसको कॉन्सेप्ट्स कवर हो। जस्ट वो कह रहा हो कि मुझे रिवीजन की नीड है, जस्ट मुझे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की नीड है, क्योंकि वो बिजी था प्रैक्टिस के अंदर। प्रैक्टिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस से पुट करके ही वो पूछेंगे। सिचुएशन बेस्ड जितने भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे वही पूछेंगे जो आप प्रैक्टिस के अंदर करके आ चुके हैं। फर्दर मोर स्टूडेंट्स को मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहूँगा कि देखें, वहाँ पर जब आप स्क्रीनिंग टेस्ट देने जाएंगे, रिटन टेस्ट देने जाएंगे, वहाँ पर रश काफ़ी होगा। लेकिन उसमें से आप ये क्यों सोच रहे हैं कि आप ही वही कैंडिडेट होंगे कि जो पास ना हो, बल्कि आप वो कैंडिडेट हो सकते हैं कि जो पास भी हो और अच्छे मार्क्स से पास हो। क्योंकि स्क्रीनिंग के अंदर पास सिर्फ वही होता है जिसका लक अच्छा हो, जिसने 100% प्रिपरेशन की हो। अब अगर 100% प्रिपरेशन कर भी अगर किसी के 48, 49 आ जाते हैं, डेट मीन्स के उसके नसीब में इस बार नहीं था, नेक्स्ट टाइम वो ज़रूर ट्राई करें। एक चीज़ याद रखें कि आपके नसीब में जो मुकद्दर में लिख दिया गया है वो आपको मिलेगा, आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। अक्सर मैंने ऐसा भी स्टूडेंट्स में देखा है कि अभी जैसे ही स्क्रीनिंग टेस्ट करीब आ गई है तो वो क्या कर रहे हैं, वो मटेरियल तो कलेक्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ शेयर नहीं कर रहे आगे। शेयर इन डेड सेंस नहीं कर रहे
कि अगर मैं अपने दोस्त के साथ शेयर कर दूं, अगर मैं अपने जो है बैचमेट के साथ शेयर कर दूं, तो हो सकता है वो पास हो जाए और मैं रह जाऊं। तो ये अगर जेलिसी फैक्टर अगर आप रखेंगे या फिर ये सोच रखेंगे अभी से ही कि वो पास हो जाएगा मैं रह जाऊंगा, तो यकीन जानिए इस सोच की वजह से भी आप रह सकते हैं नेचुरली। खुदारा ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि देखें इल्म फैलाने से फैलता है। हो सकता है आप नोट शेयर करें, आप उसके अगले के कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दें, तो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए जो आप उसको समझा रहे हैं, आपके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और वही सवाल आ जाए, और उसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना हो वो उसका नसीब है, वो उसका मुकद्दर है, उसको भी सीट मिल जाए, आपको भी सीट मिल जाए। सीट्स 58 हैं, रश कितना होगा? मिनिमम 3000 टू 4000 कैंडिडेट्स अपीयर होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखें इतने कैंडिडेट्स में से रिटर्न में कितने अपीयर होंगे? 400 500। फिर इंटरव्यू में कितने होंगे? 150 या 200 या मे बी 250 या 300। उसमें से सीट्स कितनों को मिलेंगी? जस्ट 58 कैंडिडेट्स को। स्क्रीनिंग सिनेरियो के अंदर, स्क्रीनिंग के अंदर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस नेचर के आते हैं, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि स्क्रीनिंग के अंदर जो क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं वो क्वेश्चंस आपसे बैरेक्ट से भी पूछ सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल भी पूछ सकते हैं, कमेंट्री से बिल्कुल नहीं पूछेंगे। रिटर्न के अंदर जब सवालात आते हैं तो रिटर्न के अंदर 2 पोर्शन होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 2 पेपर हों, ऐसा भी हो सकता है कि 2 पोर्शन हों। लास्टली 2 पोर्शन थे, उससे प्रीवियसली एक ही पेपर, एक ही पेज पे 2 पोर्शंस जो थे वो 50-50 मार्क्स के थे। इस बार हो सकता है कि 100 मार्क्स के हों। लास्टली क्या हुआ कि 2 पेजेस थे, सिविल लॉ का अलग पेज था, क्रिमिनल लॉ का अलग पेज था। इस बार भी ऐसा ही होगा। अब जो रिटर्न की बारी आती है, स्क्रीनिंग में मैंने आपको बता दिया, स्क्रीनिंग में 50% लॉ है। कोशिश करें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, कॉम्प्रिहेंसिव राइटिंग, इन पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि लॉ देखें आप पढ़ कर आ चुके हैं। लॉ तो हम रेगुलर बेसिस पे अभी डिस्कस कर रहे हैं, हमारी क्लासेस जो ऑन गोइंग है उसमें हम आपको 2.5 से 3 घंटे दे रहे हैं लॉ पे। लेकिन जो साथ ही साथ मैं आपको जनरल नॉलेज और इंग्लिश की क्लासेस दे रहा हूँ, तो उन क्लासेस के अंदर आपने क्या करना है, उन क्लासेस के अंदर आपने एटलीस्ट उन क्लासेस के अंदर आपने करना ये है कि आपने फोकस ज़्यादा इंग्लिश और जनरल नॉलेज पे भी देना है। अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे भी थे लास्टली 2022 के अंदर कि जिनको मैंने कहा कि आप इंग्लिश पे भी फोकस करें, जनरल नॉलेज पे भी फोकस करें, उन्होंने कहा नहीं सर, लॉ पे हमने ग्रिप करनी है और लॉ पे हम इंशाल्लाह ऐसी ग्रिप करेंगे कि हम आपको 50% उठा के दिखाएंगे। बाकी जनरल नॉलेज इंग्लिश पे, इस पे इतना अगर हम सोचेंगे, इतना टाइम कंज्यूमिंग है, तो फिर लॉ पे जो हमारा फोकस है वो हट जाएगा। तो हुआ कुछ इस तरीके से कि उनके मार्क्स हैं 47-49। जस्ट अगर वो करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, कॉम्प्रिहेंसिव राइटिंग पे फोकस करते तो पॉसिबिलिटी है कि वो ये मार्क्स उठा लेते हैं। क्योंकि देखें वो पोर्शन जो है वो गेनिंग पोर्शन है, वहाँ से आप मार्क्स गेन कर सकते हैं इजीली। यहाँ से कुछ नहीं पता कि कहाँ से किस नेचर का क्वेश्चन आए। खैर अभी हम स्टार्ट करते हैं। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है? 1 जुलाई 1898। डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या है? 22 मार्च 1898। जितने भी लॉज हैं उनके डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, डेट ऑफ इनेक्टमेंट आपको याद हो। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, डेट ऑफ इनेक्टमेंट। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या आती है? 1 जुलाई 1898 और 22 मार्च 1898। Short title and commencement. This act may be called the Code of Criminal Procedure 1898। फर्स्ट डे ऑफ जुलाई आ गया, एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद फिर इसका सेक्शन 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है। सवाल ये आता है कि जो हमारे पास पीपीसी है ये आती है 1860 में और सीआरपीसी जो है वो आती है 1898 में। इन 38 ईयर्स के गैप के अंदर सीआरपीसी किस प्रोसीजर के तहत लोगों को पनिश किया जाता था? तो 3 से 4 बार हमारा प्रोसीजर चेंज होता है क्रिमिनल का। सबसे पहले 1861 के अंदर, फिर 1872 के अंदर, फिर 1882 के अंदर।
और फिर उसके बाद 1898 के अंदर आता है। सेक्शन 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन क्लासेस के अंदर। डेफिनेशन क्लासेस सेक्शन 4 एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल includes also advocate, government advocate, where there is no advocate general or government advocate, such officer of the provincial government may time to time appoint on his behalf. उसके बाद 20 है bailable offence। उसके बाद bailable offence और non bailable offence। bailable offence means offence shown bailable in the second schedule and which bail can be granted and bailable by law for a time being enforced. Non bailable means another offence. Charge includes any head of charge when the charge contains more than one. Charge includes more than charge contains more than one। फिर उसके बाद आ जाता है चार्ज। क्या होता है चार्ज? देखें, जब भी कोई मजिस्ट्रेट है वो मजिस्ट्रेट चार्ज फ्रेम करता है, फ़र्द जुर्म आयद करता है कि किस पर क्या आया कि जो है इसके ऊपर ये जुर्म लगते हैं या नहीं लगते। वो चार्ज फ्रेम कब करता है? 221 से ऑनवर्ड 240 तक जब आप पढ़ेंगे CRPC, इसका कंप्लीट चैप्टर है डिटेल के अंदर लेक्चर में आपके साथ शेयर कर दूंगा जब हम चार्ज तक पहुंचेंगे। लेकिन अभी का कॉन्सेप्ट सिंपली आपने ये याद रखना है कि चार्ज इंक्लूड्स मोर देन वन, कंटेन मोर देन वन। उसके बाद कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल केस। कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल केस। कॉग्निजेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल केस का मतलब क्या है कि मीन्स ऑफेंस, कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच द पुलिस ऑफिसर मे इन अकॉर्डेंस विद सेकंड शेड्यूल अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स अरेस्ट विदाउट वारंट। अगर किसी भी शख्स को पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सके तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। कंप्लेंट मीन्स द एन एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू द मजिस्ट्रेट। कंप्लेंट की क्या डेफिनेशन है? कंप्लेंट की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से कि कंप्लेंट मीन्स एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू द मजिस्ट्रेट विद द व्यू ऑफ टेकिंग एन एक्शन under his code that some person whether known or unknown has committed an offence but it does not include report of the police officer। कंप्लेंट क्या है? मजिस्ट्रेट को आप डायरेक्ट कंप्लेंट देते हैं 200 के तहत, लेकिन 200 के तहत कंप्लेंट दी जाती है, लेकिन उसमें सेक्शंस वही लगेंगे कि जो CRPC के सेक्शंस हैं जिसके तहत उसने बंदे ने जुर्म किया, जिसके खिलाफ आप कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं। अच्छा, अब कंप्लेंट के अंदर क्या होती है? कंप्लेंट ओरली भी हो सकती है, रिटन में भी हो सकती है, जो आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को देते हैं। पुलिस रिपोर्ट उसके अंदर काउंट नहीं होती। ये चीज़ें आपने कॉन्सेप्चुअल में इस वजह से पढ़ा रहा हूँ ताकि अगर आपको कॉन्सेप्ट्स याद रहेंगे तो आप उसको ईजिली आंसर कर जाएंगे। हाई कोर्ट मीन्स द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द क्रिमिनल अपील और रिवीजन ऑफ द फॉर द प्रोविंस। ठीक है, फॉर द डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या है? फॉर द प्रोविंस। इंक्वायरी इंक्लूड्स एवरी हेड ऑफ इंक्वायरी कंडक्टेड बाय द मजिस्ट्रेट और कोर्ट। इंक्वायरी इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ इंक्वायरी कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट। इन्वेस्टिगेशन, कौन इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करता है? ये सवाल पूछा जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन इज ऑलवेज कंडक्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड, कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर बाय एनी पर्सन अदर देन द मजिस्ट्रेट हु इज़ अथोराइज मजिस्ट्रेट ऑन हिज बिहाफ। लेकिन हमारे पास जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? IO, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। जैसे ही हमारे पास FIR कटती है, FIR कटने के बाद क्या होता है? FIR कटने के बाद IO रवाना हो जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और कलेक्शन ऑफ एविडेंस करता है, लोगों के बयानात रिकॉर्ड करता है, 161 के बयानात रिकॉर्ड करता है। ठीक है, अगर बेल पे है बंदा फिर इंटेरोगेशन करता है उस बंदे की, 161 के बयानात रिकॉर्ड करता है। 164 किसके पास रिकॉर्ड की जाती है? मजिस्ट्रेट के पास। 167 के तहत वो चाहे तो वो रिमांड भी ले सकता है। 169 के तहत 169 के तहत अगर वो पुलिस ऑफिसर चाहे तो उसको छोड़ भी सकता है, अगर वो जो है वो शख्स
उसको लगता है कि ये इस बंदे ने जुर्म नहीं किया तो उसको डिस्चार्ज रिलीज़ भी कर सकता है पुलिस ऑफिसर। उसके बाद जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्ट्स ऑफ विच एविडेंस और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। जो भी एविडेंस ली जाती है ओथ पर, उसे हम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कहते हैं। मजिस्ट्रेट मीन्स द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो कि सेक्शन 14 और 12 के अंदर अपॉइंट किया जाता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन सा होता है कि जिसके अंदर जो है आप पुलिस ऑफिसर मे नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट। ऑफेंस इंक्लूड्स एनी एक्ट और ओमिशन पनिशेबल बाय लॉ। फिर उसके बाद आ जाता है कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, जिसको हम SHO का नाम देते हैं, इंक्लूड्स व्हेन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इज एब्सेंट पुलिस हाउस unable from illness cause his duty, the police officer present SHO who is next the rank of the above the rank of the constable। मतलब कि कांस्टेबल से अबव जितने भी रैंक के, जैसे कि आपके पास जितने भी ऑफिशियल्स हैं SHO की एब्सेंस में वो भी SHO की सीट पर बैठ सकते हैं। प्लेस इंक्लूड्स हाउस, बिल्डिंग, वेसल, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जितने भी हमारे पास वर्ड्स ऑफ द सेम मीनिंग ऑफ द PPC, ऑल वर्ड्स एक्सप्रेशंस यूज्ड defined in the PPC are not hereinafter defined shall be deemed to have same meaning respectively by this code। अब देखें हमारे पास जो CRPC है, PPC है, जितने भी लॉज हैं उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है डेफिनेशंस के लॉजेस का, वो कॉन्सेप्ट होता क्या है? वो कॉन्सेप्ट सिंपली ये होता है कि आपको ये पता चल सके कि इस पूरे एक्ट के अंदर एटलीस्ट जो है इस पूरे एक्ट के अंदर इन वर्ड्स के तहत ही ये पूरा एक्ट चलेगा, और इस पूरे एक्ट के अंदर यहाँ पर जो डेफिनेशंस हैं वही मीनिंग ली जाएगी, एडॉप्ट की जाएगी पूरे लॉ के अंदर। अब बिलफर्ज एक वर्ड आ जाता है वार्ड। अगर आप सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 खोलते हैं, वहाँ पर वार्ड का मतलब क्या है कि एक वो जगह जहाँ पर आप वोट कास्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही है। अब आप ओपन करें गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890, उसके तहत वार्ड के मतलब क्या है? एक बच्चा। ये कॉन्फ्लिक्टिंग वर्ड्स हो गए, डाइवर्स मीनिंग हो गई। एक ही वर्ड की अपोजिट में यहाँ पे कुछ और मीनिंग है, यहाँ पर कुछ और मीनिंग है। अब आप ये डिसाइड कर लें कि एटलीस्ट आप इस वर्ड को क्या दोनों लॉज के अंदर एक ही सेम मीनिंग में ले सकते हैं, नहीं ले सकते। अगर डेफिनेशंस मौजूद ना होती तो आप इसको किस तर्ज में लेते? तो लॉज स्टार्ट होने के टाइम पे डेफिनेशंस ने क्लियर कर दिया कि आपने इन वर्ड्स को किस तरीके से अडॉप्ट करना है कंप्लीट लॉ के अंदर। फिर आगे बढ़ते हैं, हमारे पास सेक्शन नंबर 5 है ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर PPC। ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर PPC। सेक्शन 5 क्या कहता है? ऑल ऑफेंसेस अंडर द PPC शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड और ट्राइड डेल्ट विद अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ hereinafter contained। ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर अदर लॉ, ऑल ऑफेंसेस अंडर अदर लॉ शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड, ट्राइड, dealt with accordance with the same provisions but subject to any enactment for the time being in force regulated same place of investigation trying otherwise dealing with such offenses। देखें PPC क्या है? जर्नल लॉ है, और हमारे पास कुछ स्पेशल लॉज भी आ जाते हैं, ठीक है। उन स्पेशल लॉज के अंदर अगर लिखा हुआ है कि जैसे अभी लास्टली में एक पढ़ रहा था, सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013, तो उसका एक सेक्शन था जिसके अंदर लिखा होता है कि आप डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं एज पर CRPC, ठीक है। और हमारे पास स्पेशल लॉ आ जाता है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट, उसके अंदर जो है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट क्या है? जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट के तहत आपका प्रोसीजर चलता है। एक शख्स ने एक ऑफेंस किया जिसकी एज अंडर द एज ऑफ 18 है, तो उसका प्रोसीजर कहाँ कैसे अडॉप्ट होगा? जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट के तहत अडॉप्ट होगा। अब CRPC कहाँ गया? अब CRPC तो यहाँ पे कह रहा है कि जितने भी लोकल और स्पेशल लॉज हैं उसके तहत CRPC को आपने अडॉप्ट करना है, CRPC के तहत इन्वेस्टिगेशन होगी, सारा काम CRPC के तहत होंगे। लेकिन आगे पढ़ें, सब्जेक्ट टू द इनेक्टमेंट, आगे क्या कह रहा है? अदरवाइज डेल्ट विद अकॉर्डिंग विद द सेम प्रोविजन बट subject to any enactment for the time being in force regulating the manner place of investigation inquired into other offenses, ठीक है।
ये हो गया आपका एक चैप्टर कंप्लीट। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास चैप्टर 2, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स और मजिस्ट्रेट। क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स और मजिस्ट्रेट। सेक्शन 6 क्या कहता है? सेक्शन 6 कहता है कि क्या क्लासेस होंगे बिसाइड्स द हाई कोर्ट इन द कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। जितने भी हमारे पास कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स कौन कौन सी होंगी हमारे पास? सबसे पहले सेक्शन 6 ने कहा बिसाइड्स द हाई कोर्ट, बिसाइड्स द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट तो है ही है, उसके बाद उसके नीचे कौन कौन सी कोर्ट्स आ जाती हैं? उसके नीचे आ जाती है सबसे पहले आपकी कोर्ट ऑफ सेशन, फिर कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशन, जिसके अंदर आपके पास एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भी आ जाता है, ठीक है। फिर उसके अंडर में कौन कौन सी आ जाती हैं? मजिस्ट्रेट्स, ठीक है। मजिस्ट्रेट के अंदर फिर मजिस्ट्रेट क्लास 1, मजिस्ट्रेट क्लास 2, मजिस्ट्रेट क्लास 3, ठीक है। फिर आ जाता है सेशंस डिवीज़न एंड डिस्ट्रिक्ट इच प्रोविंस। अब यहाँ पर टेरिटोरियल डिवीजन्स की बात कर दी गई कि जितने भी प्रोविंस हैं, प्रोविंस के अंदर सेशंस डिवीजन्स, एवरी सेशन डिवीजन्स शल फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोड डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्ट्रिक्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट पावर टू अटर डिवीजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। ये भी पावर रखती है कि वो अटर कर सकती है, डिवाइड कर सकती है डिस्ट्रिक्ट को सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेक्शन 8 के तहत। और उसके बाद कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो क्या कर सकती है? इस्टेब्लिश कर सकती है सेशंस डिवीज़न को, अपॉइंट कर सकती है जजेस को। उसके बाद सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट्स। अब यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट है ना, अब ये आप सोचेंगे कि हम मजिस्ट्रेट की सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो देखें यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट है BPS 18 BPS 18 आपका स्केल है, तो आप मजिस्ट्रेट के साथ साथ आप जो है क्या हैं? सिविल जज भी हैं। तो आप सिविल जज के पावर्स भी एंटरटेन करेंगे। अगर आपकी कराची के अंदर अपॉइंटमेंट हो जाती है तो आप पहले आपकी जुरिस्डिक्शन थी 10 लाख, अब आपकी जुरिस्डिक्शन हो गई 1.5 करोड़ तक के मैटर्स आप सुन सकते हैं, एंटरटेन कर सकते हैं। सीनियर सिविल जजेस की जुरिस्डिक्शन अब हो गई है अनलिमिटेड, तो वो अनलिमिटेड जितने भी मैटर्स हैं वो सारे के सारे करोड़ों अरबों के मैटर्स भी एंटरटेन कर सकते हैं, क्योंकि पहले प्रैक्टिस कुछ और थी, अब प्रैक्टिस कुछ और है। लोकल लिमिट्स ऑफ देयर जुरिस्डिक्शन एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड। अब इसमें अक्सर लॉ में कन्फ्यूज़न है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड और सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड और नॉट विथ स्टैंडिंग में क्या फ़र्क है? सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड या फिर एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड, इनमें क्या फ़र्क है? देखें यहाँ पर लिखा है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, सेविंग क्लास। सेविंग क्लास का मतलब क्या है कि अगर ऐसी बात कहीं और लिखी है तो आपने उस बात को तरजीह देनी है, ऐसी ही बात कहीं और लिखी है तो आपने उस बात को तरजीह देनी है, उस कानून को तरजीह देनी है, इसको आपने छोड़ देना है। फिर यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय सच डेफिनेशन, यानी कि एक्सेप्ट इसको छोड़ दें, कहीं और भी अगर कोई बात लिखे तो उसको भी अहमियत दें और इसको भी आपने अहमियत देनी है। अब आ जाता है नोट विथ स्टैंडिंग क्लास। नोट विथ स्टैंडिंग क्लास का मतलब ये है कि कहीं भी कोई भी बात लिखे उसको आप छोड़ दें, आपने इस बात को ज़्यादा अहमियत देनी है। क्यों? क्योंकि ये प्रोविज़न जो है वो सुपरसीड कर गया सब प्रोविज़न से। अच्छा हाँ, स्पेशल और लोकल लॉ का पूछ रहे थे आप। देखें हमारे पास जो सेक्शंस हैं तो स्पेशल लॉ और लोकल लॉ आ जाएगा, तो वहाँ पर कौन सा लॉ सुपरसीड करेगा? जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट की मैं एक मिसाल दे रहा था आपको। तो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट आता है 2018 के अंदर, और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कब आता है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है वो आता है आपका 1898 के अंदर। अब हमारे पास कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ने एक एज बता दी जुवेनाइल की 15 ईयर्स 29B के अंदर, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट कहता है कि एज ऑफ जुवेनाइल शैल बी अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स। अब किसकी बात को माने? आया अब आप जो है CRPC की बात को माने, आया अब आप जो है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट की बात को माने? दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तजाद आ गया। अब आप बात मानेंगे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट की। किसकी बात को मानेंगे? जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट को। उसके बाद फिर आ जाते हैं सेक्शन हमारे पास आ जाता है स्पेशल जजेस। जस्टिस ऑफ पीस
के बारे में क्या ख्याल है आपका, बताएं इसके बारे में अगर आपको कुछ पता है तो। आपने अक्सर सुना होगा बाई से बी, बाई से बी, बाई से बी। अच्छा, प्रैक्टिस के अंदर मैं देखता हूँ कि जितने भी यंग वकील हैं, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि मैं भी यंग ही हूँ, तो क्लाइंट जब आता है तो वो क्या कहता है, सर प्रोटेक्शन चाहिए, बाई से बी लगा दो। मतलब क्लाइंट को हमसे ज़्यादा पता है कि यहाँ पे बाई से बी लगेगी। मुझे बड़ा अफसोस होता है सुनते हुए कि हर चीज़ की रेमेडी में कोशिश की जाती है बाई से भी लगा दें, कुछ भी नहीं हो रहा बाई से भी लगा दें, फीस निकालनी है क्लाइंट से, बाई से भी लगा दें। ये बहुत गलत है। आपने क्लाइंट्स का माइंड ऐसा सेट कर दिया है कि हर जगह पे बाई से भी लगती है, ऐसा नहीं होता। सिविल नेचर का डिस्प्यूट है, वहाँ पे बाई से भी नहीं लगती। वहाँ पे क्या लगती है, वहाँ पे सिविल सूट फाइल करें आप। क्रिमिनल में जाएंगे तो फिर इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत आप जो है कंप्लेंट फाइल करें, आईडीसी फाइल कर दें। लेकिन माइंड सेट है बाई से भी, क्योंकि देखें अगर आप बाई से भी लगाते हैं तो डेफिनेट सी बात है कि उसके अंदर जब पुलिस की रिपोर्ट आएगी वो यही बताएगी कि ये सिविल नेचर का डिस्प्यूट है दोनों पार्टीज़ के दरमियान, और जो है ऑब्वियस सी बात है कि ये बनता नहीं है नेचर इसके कि इसकी जो है एफआईआर एंटरटेन की जाए, एफआईआर काटी जाए। अच्छा, फिर बाई से भी ना हो तो फिर क्या हो, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है आपका। बाई से भी ना हो, देखिए आप डायरेक्ट कंप्लेंट में जाएं 200 सीआरपीसी के तहत। 156 सब क्लास 3 का भी एक प्रोविज़न मौजूद है जिसके तहत आप जो है मजिस्ट्रेट आपको सुनने का पाबंद है, जो मजिस्ट्रेट्स को भी नहीं पता कि कैसे सुना जाता है। प्रैक्टिस की होती तो पता चलता, फिर पूछते हैं कि सर 2 साल की जो स्टैंडिंग प्रैक्टिस की गई क्या वो सही की गई, क्या वो गलत की गई, तो बिल्कुल सही की गई। प्रैक्टिस नहीं होगी, एक्टिव प्रैक्टिस नहीं होगी, तो आप ये बताएं कि आप किस तरीके से जस्टिस को एंटरटेन करेंगे, जस्टिस को आंसर करेंगे। खैर, Justice of peace for the Mufassil justice provincial government so far as regard for territories subject to the administration may be notification for official gazette appoint persons residing with the Pakistan। अब ये जो प्रोविज़न है, ये प्रोविज़न सिर्फ इस वजह से दिया गया है, इसकी कोई भी इनेक्टमेंट नहीं है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, अपॉइंट किस तरीके से किया जाता है जस्टिस ऑफ पीस। अब हमारे पास करंटली जस्टिस ऑफ पीस 2002 से पहले जो जस्टिस ऑफ पीस थे वो हाई कोर्ट थे। उसके बाद 2002 के बाद अभी जो जस्टिस ऑफ पीस हैं वो कौन है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को पावर्स दे दिए गए। पावर ऑफ जस्टिस ऑफ पीस, अ जस्टिस ऑफ पीस फॉर द लोकल एरिया शल फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग एन अरेस्ट have the such area local powers, all the powers of the police officer referred to the 54 and officer in charge of the police station section 55। जस्टिस ऑफ पीस के पास ये सारे के सारे पावर्स हैं जो कि पुलिस के पास हैं। जस्टिस ऑफ पीस मेकिंग एन अरेस्ट एक्सरसाइज एनी पावर्स सब क्लास 1 शल take or cause to be taken for the purpose of arrested person before officer in charge nearest police station furnish such officer circumstances of the arrest री अरेस्ट द पर्सन, यानी उसको अरेस्ट भी कर सकता है, री अरेस्ट भी करवा सकता है। फिर उसके बाद और क्या क्या कर सकता है, अगर कोई शख्स भाग जाए तो उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर उसका रीजनेबल कंप्लेंट भी एंटरटेन कर सकता है। प्रिवेंटिंग ऑफ द क्राइम पर्टिकुलर द प्रिवेंटिंग ऑफ द ब्रीच को, अगर पब्लिक ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब हो रही है तो उसको भी एंटरटेन कर सकता है। सर्टिफिकेट भी इशू कर सकता है कि ये बंदा इस एरिया के अंदर रहता है। नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल केस जो कि अक्सर 6 क्लास ए के तहत रजिस्टर होती है। फिर ट्रांसफ़र द इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम वन पुलिस ऑफिसर टू अनदर पुलिस ऑफिसर। अक्सर हम क्या करते हैं 166 की एप्लीकेशन देते हैं जबकि हमें ये देनी चाहिए। निगलेक्ट करे कोई भी शख्स पुलिस अथॉरिटी अपनी ड्यूटीज़ को, फिर भी आप ये फ़ाइल कर सकते हैं। तो खैर फर्दर हम 22B जो है वो कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपने ये डिस्कस कर लें सेक्शन 22A जस्टिस ऑफ पीस। जस्टिस ऑफ पीस बाई से भी, ये कॉन्सेप्ट आपने इस पर थोड़ी रिसर्च कर दी, थोड़ी वर्किंग कर दी है कि आखिर किस लिए ये प्रोविज़न ऐड किया गया। दूसरा आपने इस पर ये वर्किंग कर दी है कि अगर बिलफर्ज एक ऑफेंस कमिट हो गया, एक ऑफेंस कमिट होने के बाद पुलिस आपकी जो है एफआईआर नहीं काट रही तो आप क्या क्या कर सकते हैं। खैर इसका आंसर तो आप सबको पता ही है। अच्छा, साबित कैसे करेंगे, ये इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन रेज किया जा सकता है आपसे कि आप ये बताएं आप प्रूफ कैसे करेंगे बाई से भी के आर्गूमेंट्स के, एविडेंस लेके आएंगे।
एसीपी जजमेंट है जिसके अंदर ये बताया गया है कि जज को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जस्टिस ऑफ पीस को डीपर एप्रीहेंशन में जाने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। वो जस्ट ये देखेगा कि ऑफेंस कमिट हुआ है या नहीं हुआ। ऑफेंस कमिट हुआ है तो वो ऑर्डर करेगा, डायरेक्शन देगा पुलिस को कि आपने एफआईआर काटनी है, और वो चेक करेगा एविडेंस, मेडिकल रिपोर्ट, एमएलओ चेक करेगा, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है। बाकी अक्सर कह रहे होते हैं कि नहीं सर एफआईआर नहीं कटती, मुल्क में इंसाफ नहीं है। मुल्क में इंसाफ तब होगा कि जब आप एविडेंस लेके आएंगे तो मुल्क में इंसाफ होगा। ठीक है। अब यहाँ तक कोई क्यूरी, कोई भी सवाल है तो आप कर लें। इंशाल्लाह कल से हम जो है 22B से ऑनवर्ड यानी सेक्शन 22 से ही डिस्कस करेंगे। अभी तक यूँ समझें कि हमने 22 का जस्ट ओवरव्यू लिया है। कल मैं पहले आपसे आके पूछूंगा कि आप जस्टिस ऑफ पीस के बारे में आपने क्या रिसर्च की है, फिर उसके बाद हम 22 से ऑनवर्ड पढ़ेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। फर्दर माइनर एक्ट हमारा जो टारगेट था वो क्या था, 1 डे के अंदर एक माइनर एक्ट कवर करने का। लेकिन अगर माइनर एक्ट इतना माइनर है कि जिसके अंदर 20 सेक्शन है तो एटलीस्ट आप रिमाइंड करा दिया करें ग्रुप के अंदर, ताकि मैं क्या करूं, ताकि मैं जो है आपको एक दिन के अंदर 2 माइनर एक्ट कवर करवा दूँ। या फिर भी आप कहेंगे कि नहीं सर ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि आपने अभी यही सोचना है कि इस 2 मंथ्स की प्रिपरेशन के अंदर आपने एक भी मिनट ज़ाया नहीं करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा हो जाएगा तो आप कोशिश क्या करें कि मेरे लेक्चर्स को स्पीड बढ़ाकर फिर सुन लिया करें। ठीक है। स्पीड बढ़ा के सुनेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा इससे। ठीक है। अब यहाँ तक कोई क्यूरी है तो पूछें।